नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। आगरा के एतमदुल्ला थाना क्षेत्र निवासी गुलजारी लाल प्रजापति अपना पुश्तैनी धंधा करके परिवार का भरण पोषण कर खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। उसके काम में उसकी पत्नी सोमवती और 3 बेटे भी हाथ बटाते थे। एक बेटी थी जो घर के रोजाना के काम में माँ का हाथ बटाती थी। गुलजारी लाल के बेटे जवान हो गए तो पुश्तैनी धंधा छोड़कर वे दूसरा काम करने लगे थे। फिर गुलजारी लाल ने कांच का सामान बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। बच्चे जवान थे तो उनकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे। मंझले बेटे विनोद की शादी फिरोजाबाद जिले के गांव मोहम्मदाबाद निवासी महेश की भतीजी अनीता से कर दी। दरअसल अनीता के पिता रमेश और मां की मृत्यु उस समय हो गई थी जब अनीता छोटी थी। तब उसके ताऊ महेश ने ही उसकी और उसके भाई बहन की परवरिश की थी। विनोद एक सीधा साधा युवक था तो वही अनीता तेज तर्रार थी। ससुराल में वो खुश नहीं थी। गुलजारी लाल का संयुक्त परिवार था जिसकी वजह से अनीता को वहां घुटन महसूस हो रही थी। कुछ दिनों तक तो वो खामोश रही, पर उसने पति पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो इस संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती, वो अलग रहना चाहती है। पत्नी की बात से विनोद हैरान था और परेशान भी। अपने परिवार से अलग होने की बात उसने कभी सोची नहीं थी। ससुराल में सभी लोग अनीता का ठीक से ख्याल रखते थे तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो अलग रहने की जिद कर रही है। बहरहाल उन्होंने उसे किसी तरह समझा बुझा दिया। एक दिन अनीता मायके गई और कई दिन तक जब उसने आने का नाम नहीं लिया तो उसके ससुर गुलजारी लाल ने अनीता के ताऊ महेश को फोन किया कि वो अनीता को ससुराल छोड़ जाए। अगले दिन महेश अनीता को लेकर आ गया और उसने गुलजारी लाल से कहा, देखो समधी जी, अनीता अब आपकी अमानत है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी ही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जिद्दी स्वभाव की है, आप इसकी किसी अनाप शनाप जिद पर ध्यान ना दें। उस दिन तो किसी ने महेश की बात पर गौर नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन अनीता का बदलता व्यवहार ससुराल वालों को अखर रहा था। फिर एक दिन अनीता घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई। सास सोमवती ने बड़ी बहू मीना से पूछा कि अनीता कहाँ है, तो मीना ने कहा कि कहीं से फोन आया था और वो फोन पर बातें करते करते बाहर निकल गई। सोमवती चिंतित हो गई कि पता नहीं ये कहाँ चली गई। काफी देर बाद जब अनीता वापस लौटी तो सास ने उससे पूछताछ की। अनीता ने कोई सफाई देने के बजाय सास से तपाक से कहा, मैं कोई कैदी तो हूं नहीं जो एक जगह बंद होकर रहूं। इंसान हूं, कहीं घूमने चली गई तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। अनीता का ये व्यवहार ससुराल में किसी को भी अच्छा नहीं लगा। ससुराल में अब उस पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन तो हद हो गई। अनीता के जेठ राकेश ने उसे एतमदुल्ला चौराहे पर किसी आदमी के साथ देख लिया। राकेश ने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा। जब वो घर आई तो उससे पूछताछ की तो उसने सफाई दी कि वो अपने रिश्ते के भाई से मिलने गई थी। गुलजारी लाल ने उससे सख्ती से कहा कि जिससे भी मिलना हो घर पर मिलो, अन्यथा नतीजा अच्छा नहीं होगा। अनीता ने तड़प कर कहा, अब और बुरा क्या होगा। सोमवती ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या परेशानी है तुझे जो इस तरह बोल रही है। तुम नहीं समझोगी अम्मा, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इसके बाद अनीता ससुराल वालों के सक्के घेरे में आ गई थी। गुलजारी लाल ने उसके ताऊ महेश को सारी बातें बताई तो उसने कहा, समधी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये थोड़ा जिद्दी है, आप इसे अपने हिसाब से रखें, अब आप ही जानो। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अनीता का 2 बार गर्भपात हो चुका था। आखिर 4 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष रखा गया। परिवार में बेटे के जन्म के बाद सभी लोग खुश हुए थे। इस बीच घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि शादी से पहले अनीता के गांव के ही किसी लड़के के साथ गलत संबंध थे। आयुष के जन्म के बाद तो अनीता बेखौफ हो गई और एक दिन अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर घर से बिना बताए फिर गायब हो गई। बार बार बहू का घर से गायब होना बदनामी वाली बात थी, इसलिए घर के लोग चिंतित हो गए। अनीता के ताऊ ने साफ कह दिया कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अनीता मोहम्मदाबाद के रहने वाले किशन नारायण के साथ टुंडला में किराए का मकान लेकर रह रही है। ससुराल वाले हैरान रह गए
कि बहू इतनी बेलगाम कैसे हो सकती है। आखिर ससुराल वाले उसके पास गए और उसे समझा बुझाकर वापस ले आए। घर पहुंचने पर पति विनोद ने अनीता की खूब पिटाई की, तो आखिर अनीता ने भी मुंह खोल दिया कि वो अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। अब विनोद भी अपनी जिद पर था। उसने अनीता को हिदायत दे दी कि उसे किशन को भूल जाना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद घर के और लोग भी अनीता पर नजर रखने लगे। उसका घर से कहीं आना जाना भी बंद कर दिया गया। इसी बीच वो एक बेटी पल्लवी की मां बन गई। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी वो प्रेमी को दिल से दूर नहीं कर पा रही थी। किशन भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, पर इसके नशे में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। बंदिशें लगने पर आशिकों की दीवानगी भी बढ़ती गई। दोनों ही परेशान थे, इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। फिर योजना अनुसार किशन ने विनोद से दोस्ती कर ली। उसने विनोद से ये भी कहा कि जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाए, और अब वो वादा करता है कि आगे से अनीता से कोई संबंध नहीं रखेगा। विनोद ने किशन की बात पर विश्वास कर लिया। अपना विश्वास बढ़ाने के लिए किशन विनोद को खाना खिलाने ढाबे पर ले जाता और दारू भी पिलाता। ससुराल वालों के प्रति अनीता का जो अड़ियल रवैया था वो उसने बदल दिया। वो सभी से प्यार से पेश आने लगी। इससे ससुराल वाले समझने लगे कि वो अब सुधर गई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि अनीता और उसके प्रेमी किशन ने इसके पीछे क्या योजना बना रखी है। विनोद जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें कांच के गिफ्ट आइटम बनते थे। एक दिन किशन ने उससे कहा कि उसकी मार्बल फैक्ट्री में अच्छी जान पहचान है, वो वहां उसकी नौकरी लगवा सकता है। वहां उसे अच्छी सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विनोद ने किशन की बात मानकर तुरंत ही हाँ कर दी। तब किशन ने कहा कि वो किसी दिन उसके साथ चलेगा, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मार्बल फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाएगी। विनोद सीधा साधा आदमी था और अपनी दुनिया में ही खुश था, जबकि किशन बिजली मिस्त्री था और बहुत तेज तर्रार था। कोई नहीं जानता था कि किशन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रेमिका को पाने के लिए वो भयानक षड्यंत्र रच रहा था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक दिन किशन ने अपने चचेरे भाई सुनील से बात की और कहा कि वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस काम में उसे उसकी मदद की जरूरत है। सुनील किशन का चचेरा भाई ही नहीं, लंगोटिया दोस्त भी था। वो टेम्पो चलाता था। किशन की सहायता करने के लिए वो उसके गुनाह में शामिल होने को तैयार हो गया। इसके बाद किशन ने अनीता और सुनील के साथ एक षड्यंत्र रचा। 27 दिसंबर 2017 की शाम को विनोद के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम सुनील बताते हुए कहा, मैं किशन का दोस्त बोल रहा हूँ। किशन ने तुम्हारी नौकरी के लिए मुझसे बात की थी। अब हम और किशन रामबाग चौराहे पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहीं पर आ जाओ, जिससे नौकरी के बारे में बात की जा सके। नौकरी की बात सुनते ही विनोद खुश हो गया और घर में बिना किसी को कुछ बताए रामबाग चौराहे पर पहुंच गया। वहां पर किशन एक टेम्पो में बैठा मिला। उसके साथ एक और लड़का था। विनोद उस लड़के को नहीं जानता था। किशन ने उसका परिचय अपने चचेरे भाई सुनील के रूप में दिया। किशन ने विनोद को भी टेम्पो में बैठा लिया। अनीता कुछ दिन पहले से अपने मायके में थी, लेकिन थोड़ी देर में वो भी वहां आ गई। पत्नी को वहां देखकर विनोद हैरान रह गया। इससे पहले कि विनोद पत्नी से कुछ पूछता, किशन बोला, दरअसल अनीता तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे काम की बात करने के बाद यहीं से तुम्हारे साथ चली जाएगी। वे सब कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। तभी किशन ने विनोद से कहा कि फैक्ट्री मालिक ने मिलने के लिए आज शाम 8 बजे का समय दिया है। अभी तो 6 बज रहे हैं, चलो तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। आने वाली आफत से बेखबर विनोद उसके साथ खाना खाने के लिए एक ढाबे पर चला गया। वहां सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किशन ने दारू मंगवाई और उसने विनोद के गिलास में चुपके से नींद की 2 गोलियां डाल दी। दारू पीते ही विनोद को नशा चढ़ने ही लगा था, साथ ही उसे नींद भी आने लगी। अब तीनों उसे टेम्पो में ले गए। फिर ढाबे से वे टेम्पो को एक सुनसान जगह पर ले गए। वहीं पर अनीता और किशन ने विनोद को गला दबाकर मार डाला। उसकी मौत के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। इधर रात को विनोद घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हो गए। फोन करने पर अनीता के ताऊ ने बताया कि अनीता तो कई दिन पहले ही यहाँ से अपनी ससुराल चली गई थी। ये सुनकर परिजनों का माथा ठनका और देर रात में वे थाना इत्मदुल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने विनोद की गुमशुदगी दिखाते हुए शक किशन और अनीता पर जताया।
थाना प्रभारी ने उन्हें भरोसा दिया कि वो जल्द ही विनोद का पता लगाने की कोशिश करेंगे। विनोद के घर वालों ने रिश्तेदारों को भी फोन किया, पर विनोद का कुछ पता नहीं चला। 31 दिसंबर 2017 को फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के गांव बेदीपुर बिदरखा में पंचायत घर के बाहर एक युवक का सिर मिलने की सूचना गांव के चौकीदार ने दी, तो थाना प्रभारी संजय सिंह तुरंत मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस युवक के शरीर के अन्य अंगों की तलाश में लग गई, तो पुलिस को थोड़ी आगे एक पैर तथा कटी हुई हथेली मिल गई। युवक के कटे हुए अंग मिलने की सूचना थाना प्रभारी ने प्रदेश के सभी थानों को वायरलेस द्वारा प्रसारित कर दी। थाना अहमदुल्ला में गुलजारी लाल ने अपने मंझले बेटे विनोद की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा रखी थी, इसलिए किसी युवक का सिर और अन्य अंग नारखी थाना क्षेत्र में मिलने पर उन्हें शक हुआ कि कहीं ये अंग विनोद के ही तो नहीं है। उन्होंने गुलजारी लाल को थाने बुला लिया। इसके बाद वो उसे लेकर नारखी पहुंच गए। गुलजारी लाल ने जैसे ही वो कटा हुआ सिर देखा तो वो दहाड़े मारकर रोने लगे। उन्होंने उस कटे हुए सिर की पहचान अपने बेटे विनोद के रूप में कर दी। सिर की शिनाख्त हो जाने के बाद नारखी पुलिस शव के बाकी हिस्सों की खोज में लग गई। तभी थाना प्रभारी संजय सिंह को सूचना मिली कि टुंडला पुलिस ने शमशान घाट से मोहम्मदाबाद जाने वाली सड़क पर इधर उधर बिखरे किसी इंसान के टुकड़े बरामद किए हैं। थाना प्रभारी संजय सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ये टुकड़े भी विनोद के ही शव के होंगे, इसलिए जरूरी कार्रवाई करके शव के वे टुकड़े उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस कत्ल की खबर जब इलाके के लोगों को हुई तो वे सभी हैरान रह गए। नारखी पुलिस को अब कातिलों की तलाश थी। विनोद के भाइयों ने उसकी पत्नी अनीता और उसके प्रेमी किशन पर अपना शक जताया था। पुलिस उन दोनों के पीछे लग गई, पर दोनों में से घर पर कोई भी नहीं मिला। काफी कोशिश के बाद पुलिस के लंबे हाथ आखिर नामजद आरोपियों तक पहुंच ही गए। नारखी के थाना प्रभारी संजय सिंह को मुखबिर ने 4 जनवरी 2018 को सूचना दी कि प्रेमी युगल रजावली चौराहे पर मौजूद है। थाना प्रभारी तुरंत पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। पुलिस दोनों को थाने ले आई। सख्ती से पूछताछ करने पर अनीता ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही किशन व उसके दोस्त सुनील के साथ मिलकर अपने पति विनोद की हत्या कर उसके शव के 30 टुकड़े किए थे। अनीता ने यह भी स्वीकारा कि उसकी शादी से पहले से ही गांव के किशन से उसके अवैध संबंध थे। क्योंकि किशन उसकी जाति का नहीं था, इसलिए ताऊ ने किशन के साथ उसकी शादी करने से मना कर दिया था, पर वे दोनों हर कीमत पर शादी करना चाहते थे। इसी दौरान ताऊ महेश ने अनीता की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी विनोद से कर दी थी। अनीता बेमन से विनोद की दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई थी। अनीता के ताऊ ने सोचा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगी, लेकिन शादी के बाद प्रेमी की जुदाई ने अनीता को बागी बना दिया। वो रात दिन किशन के लिए तड़पती रही। उधर किशन ने भी घर वालों के दबाव में शादी तो कर ली थी, लेकिन वो प्यार तो अनीता से ही करता था। समय निकालकर दोनों मिलते रहते थे। आशिकी का जुनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। अनीता विनोद के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधी थी, इसलिए इस शादी को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन उसने किशन से कहा कि क्यों ना विनोद नाम के इस कांटे को ही जिंदगी से निकाल दिया जाए। इश्क के अंधे प्रेमी को प्रेमिका की बात जच गई। उसने ये तक नहीं सोचा कि गुनाह करने के बाद अगर वो पकड़ा गया तो उसके परिवार का क्या होगा। आखिर उसने अपने चचेरे भाई सुनील को अपना राजदार बना लिया और षड्यंत्र के तहत काम दिलाने के बहाने विनोद को भी विश्वास में ले लिया। फिर योजनाबद्ध तरीके से विनोद की हत्या कर दी। उन लोगों ने विनोद की हत्या तो कर दी, पर उनके सामने ये समस्या आई कि शव कहाँ ठिकाने लगाया जाए जिससे वे बच सके। वो टेम्पो से शव को मोहम्मदाबाद शमशान घाट ले गए। वहां जमीन पर पॉलिथीन बिछाकर बांके से विनोद की शव के 30 टुकड़े किए। फिर सभी टुकड़े पॉलिथीन सहित टेम्पो में रख लिए। टेम्पो लेकर वे मोहम्मदाबाद की तरफ बढ़ गए। रास्ते में चलते हुए वे एक एक टुकड़ा फेंकते गए। बाका भी उन्होंने एक जगह फेंक दिया और काम खत्म हो जाने के बाद सुनील अपनी राह चला गया और अनीता किशन के साथ टुंडला स्थित किराए के कमरे पर आ गई। विनोद का कटा हुआ सिर उन्होंने एक खेत पे डाला था, पर जानवर उसे घसीटकर पंचायत घर के सामने ले आए, जिससे पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 को चौकीदार की सूचना पर बरामद कर लिया। विनोद के शरीर के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए पुलिस अनीता को अपने साथ ले गई। जब भी कोई टुकड़ा पुलिस को मिलता, अनीता दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगती थी। जेल जाने और सजा पाने का डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। इश्क की दीवानी का सुरूर उतर चुका था। अब वे एक बेरहम कातिल के रूप में समाज के सामने थे, जिसे अब समाज शायद कभी अपना नहीं सकेगा। उसने रो रो कर कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
माँ बाप की मौत के बाद वो अपने ताऊ के घर पली थी और अब उसके 2 मासूम बच्चे अपनी बच्चन माँ के कारण अनाथ हो गए हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में प्रयुक्त हुआ बाका भी बरामद कर लिया। हत्या में शामिल किशन का चचेरा भाई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। कत्ल के बाद हर कातिल कानून से बचना चाहता है। इश्क में अंधी अनीता विनोद की पहचान मिटाकर अपनी अधूरी खुशियों को पूरा करना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। पुलिस ने सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और दोनों अभी जेल में बंद है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।